Good morning all and welcome to lecture number 11 of a fast track batch. 211 तक हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन कर लिए थे। 212 पर फोकस कीजिएगा जरा। 11 में आपने क्या पढ़ा था, क्या ड्यूटी है बेटा एजेंट की? टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी थी हमने? डायरेक्शंस को। अगर डायरेक्शंस एब्सेंट है सर, देन कस्टम्स को हमने फोकस किया था। कहां के कस्टम? जहां पर बिजनेस कैरी किया जा रहा है। उसके बाद कई बार वो इधर उधर निकल जाता है। कहां इधर उधर? डायरेक्शंस को छोड़कर, कस्टम्स को छोड़कर। अगर सर वो इधर उधर निकल जाता है, देन ये हमने पढ़ा था, प्रॉफिट हमार, लॉस तुम्हार। कौन बोल रहा है? ये प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना, कहीं बोलो एजेंट बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बेहाफ पर ट्रांजेक्शन की है, प्रॉफिट तो मेरा है लेकिन लॉस तेरा है। गलत सर। अगर उसने कस्टम्स के अगेंस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रिंसिपल की काम किया, तो उस काम के लिए कौन लायबल है? एजेंट। कौन लायबल है? एजेंट। कैसे लायबल है? अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रिंसिपल का है, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो एजेंट का है। यहां पर आई थी, हमने एग्जांपल कर ली थी आई थिंक इंटरेस्ट की। कस्टम था कि जो भी पैसा एजेंट के हाथ में होता है वो उसे इन्वेस्ट कर देता है। उसने नहीं किया तो सर वो लायबल है। किस चीज के लिए? इंटरेस्ट के लिए। क्या फॉलो नहीं किया उसने? कस्टम्स। उसके बाद एक कस्टम था कि गुड्स को क्रेडिट पर उसने क्या किया? क्रेडिट पर बेच दिया। अब अगर नुकसान होगा तो कौन बियर करेगा? एजेंट। अब सर 212 मैंने बोला था 11 और 12 का जोड़ा चलेगा। 11 और 12 का जोड़ा चलेगा। ऊपर क्या बोला? क्या काम करने? इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है या फिर कस्टम्स को फॉलो करना है। स्किल एंड डिलीजेंस का भी ध्यान रखना है सर। कौन सी स्किल एंड डिलीजेंस? कहता एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी with as much skill as is generally possessed by person engaged in a similar business। मतलब जितना एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस से सिमिलर नेचर का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जितना हम उनसे स्किल एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही स्किल हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ वांट ऑफ स्किल। ये इसने क्या कहा, जरा ध्यान देना। जब तक प्रिंसिपल को इस बात का नोटिस नहीं था कि सर उसके पास इतना स्किल नहीं है, उसके पास इतना स्किल। एग्जाम्पल के लिए आपने ड्राइवर रखा, पूछा भाई साहब गाड़ी, कह रहा बिल्कुल सही चला लेते हैं। ठीक, बोला भाई साहब ये गाड़ियां गुड्स डिलीवर कर दोगे? कह रहा हाँ जी बिल्कुल। तो सर हम उस ड्राइवर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि उसके पास ड्राइव करने का सही स्किल है। अब दूसरा केस, कह रहा सर मैंने गाड़ी चलाई तो है, अब मान लो हमने सेकंड राउंड उसको पहाड़ों का दे दिया। बोला भाई साहब आपके पास पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है? उसने बोला इतना तो पता है, लोकल ड्राइव करना, पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है ड्राइविंग स्किल का। हाँ जी चलिए। तो अब वो बोल रहा है कि सर मुझे उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। अब फिर भी तुम अगर हाँ कर देते हो तो बेटा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर उसने बताया नहीं और वो काम करता है और वो कोई नुकसान होता है उसके स्किल के कारण, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कारण है यहां पे 212 का। कहता है जब भी आप काम करते हो तो आप उतना स्किल और डिलीजेंस यूज करेंगे जैसा कि उस सेम बिजनेस के या प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। अनलेस, अब बोल दो वर्ड बेटा, प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल को इस बात का नोटिस था। विद रीजनेबल डिलीजेंस। एक तो मैंने स्किल यूज कर लिया, दूसरा रीजनेबल डिलीजेंस एंड टू यूज। अब ये क्या बोला? स्किल एज ही पोजेस। ये क्यों बोला गया सर? ऊपर तो बोला रीजनेबल स्किल यूज कर लो, है ना? नीचे आकर बोला जो आपका स्किल है। ऐसा क्यों कहा गया बच्चे? उसको भी ध्यान में। एग्जाम्पल के लिए कुछ ड्राइवर्स हम रखते हैं उनकी बढ़िया ड्राइविंग के कारण कि यार गाड़ी बहुत बढ़िया चलाता है, कोई बात नहीं, इसके साथ काम करना है मिलकर। ठीक, या इससे हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट करवानी है, इसकी ड्राइविंग अच्छी है, सेव करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो सर उसका जो स्किल है बढ़िया ड्राइविंग का, उसे वो भी साथ में यूज करना है। एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन कब होगी बच्चे?
अगर उसने निग्लेक्ट किया, किस चीज का निग्लेक्ट किया, सेम स्किल यूज नहीं किया या अपना वांट ऑफ स्किल प्रिंसिपल को नहीं बताया, टू मेक कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन निग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। सही है, इसे एक ही लाइन में बोल दो बच्चे, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट। बाउंड टू कंडक्ट का मतलब है उसकी ड्यूटी है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एजेंट्स ड्यूटी टू कंडक्ट business of agency with the skill as is possessed by the person engaged in similar business unless principal has his notice of want of skill, and to use reasonable diligence and the skill as he possesses, and he shall compensate the principal for direct word क्या use किया, direct consequences of his on neglect of want of स्किल। बहुत ही बढ़िया। नो कंपनसेशन किसके लिए, इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेजेस, ये कभी भी अलाउ हो। डायरेक्ट डैमेजेस इनडायरेक्ट डैमेजेस पता है सभी को। आपने गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, समय पर सामने वाले को गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया, किसने मना कर दिया, सेलर ने। किसको, बायर को। गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10,000 रुपए में, बाद में बायर को आपके मना करने के कारण वो गुड्स बाजार से 10,500 की खरीदनी पड़ी, कितना नुकसान हो गया उसका, 500। ये 500 रुपए बेटा डायरेक्ट कंसिक्वेंस कौन बियर करेगा, सेलर। अब बायर भाई साहब ड्रामेबाज था, कह रहा मैं गुड्स लेने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी एक्टिवा गिर गई, मेरी गाड़ी गज गई, ये हो गया वो हो गया जी, इसके कारण मुझे मेंटल ट्रॉमा हुआ, मेरा ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया, 50,000 का बिल और फाड़ के बैठा, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग और अपनी डेंटिंग पेंटिंग का, कि एक्टिवा से जा रहा था स्लिप होगी, अगर तूने समय पर गुड्स डिलीवर करती होती ना मैं एक्टिवा निकालता ना मेरा एक्सीडेंट होता। अबे ये क्या लॉजिक है, तुम भी तो करते हो ना कई बार ऐसे, सब तेरे कारण ही है, जब दूसरे पर गुस्सा आता है, ना तू मुझे फोन करता ना मैं इधर आता ना कोई नुकसान होता। तो ऐसे ही सर ये जो 50,000 की डिमांड कर रहा है, अब बोलो बेटा कौन से लॉसेस कौन से है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, 500 का डायरेक्ट, ये 50,000 रिमोट और इनडायरेक्ट। गॉट इट। एजेंट किसके लिए लायबल है बेटा, डायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्ट के लिए नो। अब एक और चीज, 211 और 12 याद रहेंगे। 11 में क्या था, डायरेक्शंस फॉलो करो प्लस कस्टम फॉलो करो, और उनको फॉलो करते हुए स्किल और डिलीजेंस का ध्यान दो। स्किल कौन सा यूज करने, नहीं नहीं नहीं, जो आम तौर पर वहां उसी सेम बिजनेस में लोग यूज करते, ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसा कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे। उसके बाद अनलेस प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ वांट ऑफ स्किल, ये तो स्किल का काम खत्म। और डिलीजेंस कौन सी, रीजनेबल अलोंग विद द स्किल ही पोजेस। उसके बाद वो लाइबल हो जाता है कौन से लॉसेस के लिए, डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज ऑन निग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। नहीं लाइबल होता किस चीज के लिए, इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए। एक चीज और, 212 के जस्ट आफ्टर 220 ये बोला अगर तुमने गलत तरीके से काम किया, अगर तुमने गलत तरीके से काम किया तो ध्यान रखना मैं तुम्हें इसकी रेम्युनरेशन भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इसकी रेम्युनरेशन भी नहीं दूंगा। ऑल्सो एजेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन फॉर मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। एग्जाम्पल के लिए तुमने एजेंट को 10 ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला, 8 में तो सही से काम किया, बाकी 2 में गड़बड़ कर दी, इन 2 के कारण सर कुछ लॉस भी हो गया। अब इवेल्युएट कर पाओगे इस ट्रांजैक्शन को, 8 ट्रांजैक्शन जो हमने की, इसको भी मैं आगे फर्दर करता हूं। 6 में प्रॉफिट रहा, 2 में लॉस रहा। अब बोलो बेटा एजेंट की लायबिलिटी या कमीशन, दोनों चीजें डिसाइड करते हैं। पहले तो कमीशन की बात करते हैं, इस 8 पर कमीशन मिलेगी जो उसने सही से किया था, यस। ये 2 पर कमीशन मिलेगी जो गलत तरीके से किया, नो सर। उसके बाद इन 6 में जो प्रॉफिट हुआ, किसका है ये प्रॉफिट, प्रिंसिपल का सर। ये जो लॉस हुआ 2 में, प्रिंसिपल का सर। ये जो लॉस हुआ एजेंट का। समझ पा रहे हैं,
यानी मिसकंडक्ट में एक तो वो लॉस बियर करेगा, दूसरा उसको कमीशन भी नहीं मिलेगी। बम्पर है, समझ पा रहे हो, लॉटरी खुल गई है उसकी। आइए रीड करने का काम करते हैं। मनी वॉज पेड टू एजेंट इन लंडन टू रेमिट इट टू प्रिंसिपल इन इंडिया। एजेंट रिटेन इट फॉर कंसिडरेबल टाइम। किसको पैसा दिया? एजेंट को। कहा? लंदन। कहा भेज दो? इंडिया में। और उसने काफी समय तक, कंसिडरेबल टाइम मतलब काफी समय तक उस पैसे को संभाल के रखा। और प्रिंसिपल उधर से हैप्पी दिवाली बोल गया। क्लियर है? लोगों के पैसे देने, लोग कह रहे भाई साहब पैसे नहीं दे रहा, कह रहे लंदन पड़े हैं। समझ पा रहे हो? कह रहे क्या करना पड़ेगा? हैप्पी दिवाली। एजेंट इज लायबल फॉर, ध्यान दे लेना, किस किस चीज के लिए? पैसा। जितने समय के लिए उसे यूज किया, इंटरेस्ट प्लस लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट इफ एनी। लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट मतलब मान लीजिए जब पैसा मिला था, पाउंड का रेट 80 रुपीज था, आज गलती से, वैसे ऐसा होता नहीं है, किसी कारण से 70 रह गया, तो जितने पाउंड थे पर पाउंड 10 रुपीज का लॉस भी कौन बियर करेगा मेरे लाल? एजेंट। ये पता लगा? नो, थोड़ा थोड़ा डाउट। 2019 में पैसे आए थे, 2021 में कह रहे हाय, कह रहे क्या आप मैसेज क्यों किया? कह रहे वो पैसे देने थे। क्या क्या देगा? 10,000 पाउंड थे मान लो, क्या देगा बेटा? पहले 10,000 पाउंड, उन पर ये 2 सालों का इंटरेस्ट प्लस 10 रुपए, पाउंड का रेट कम हो गया, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। कितना है ये? 1 लाख। इसके लिए अलग से तुम्हारी वो जूनियर सेक्शन की क्लासेस है मैथ्स वाली, उनको ज्वाइन कीजिएगा। कलर ड्रेसेस में आते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए ये भी रिकवर किए जाएंगे। किससे? एजेंट से। नेक्स्ट, फिर प्रॉफिट हमार, लॉस तुहार। इंटरेस्ट तो मिलेगा ही सर, वो वैल्यूएशन रेट उस समय का 8 जो भी होगा, 80 पे जो उस दिन था, ठीक। केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा सर, केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। ये जो तुम एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन में आ चुके हो, हर क्लास में बच्चे आते हैं जब थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग क्लासेस में नहीं आते, क्योंकि उस समय ना बच्चा अभी यही समझ रहा होता है कि यार मुझे इस सेक्शन में पढ़ना क्या है। तुम लोग पढ़ चुके हो रिवीजन क्लासेस, तुम बच्चा सोच रहे मैं आगे से आगे इसमें क्या कर सकता हूँ। ये जितना तुम आगे पहुंच चुके हो, इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे भी डिपेंड करता है, क्या उसने उसी दिन मनी कन्वर्ट करवा ली थी, नहीं करवाई थी, क्या आज वो पाउंड में पेमेंट करता है, पास में हम उससे पैसे रुपीज में लेते हैं, या जिस डेट को पेमेंट करता है उस डेट का कन्वर्जन रेट लगाते हैं, क्या उनकी ट्रांजेक्शन है। फैक्ट डिसाइड करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे हाथ में। ठीक है जी। नेक्स्ट, एजेंट हैविंग अथॉरिटी ऑफ क्रेडिट सेल। अथॉरिटी है क्रेडिट सेल की 211, डायरेक्शंस है, बेच भी दी, बट विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी। 211 तो था लेकिन 12 फेल हो गया। एजेंट लायबल होगा मेरे लाल? एजेंट वुड बी लायबल टू थर्ड पार्टी, सॉरी, लायबल फॉर द लॉस जो थर्ड पार्टी के कारण हुआ। अच्छा, इसको इस सेल की कमीशन मिलेगी? आवाज मेरे लाल, नो सर। इंश्योरेंस ब्रोकर एजेंट while effecting the insurance for principalship omits to see the usual clauses are inserted in the policy। एजेंट को बोला कि क्या करवा दे मेरे लाल? इंश्योरेंस उसने करवा दी, लेकिन जो कॉमन क्लॉजेस होते हैं उनको देखना भूल गए। तो क्या हुआ बेटा? शिप को पता लग गया कॉमन क्लॉजेस है नहीं, और शिप निकल गया घूमने और गुम हो गया। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अंडरराइटर। अंडरराइटर मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस की थी। ये जो क्लॉज देखने भूला ना, उन्हीं क्लॉजेस के कारण कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता। अब बोलो बेटा, क्या एजेंट ने रीजनेबल डिलीजेंस यूज किया, स्किल यूज किया? नो सर। एजेंट बाउंड होगा, एजेंट इज बाउंड टू मेक द लॉस गुड टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट,
Principal in England orders agent at Bombay to send him cotton bales. एजेंट ने भाई साहब बिल्स नहीं भेजी, कुछ समय के बाद कॉटन का प्राइस भी बढ़ गया। एजेंट के बेल ना भेजने के कारण प्रिंसिपल को नुकसान हुआ। क्या? उसने आगे ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। क्या कर रखा था आगे? कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट को उस बारे में पता था? यस यस, एजेंट को उस बारे में पता था। तो क्या एजेंट प्रॉफिट के लिए लायबल होगा? यस हाँ होगा बेटा। ये तुम बेसिक पुराना अग्गा दौड़ पीछा छोड़ कहावत है, कॉन्ट्रैक्टर का बेस 73 सेक्शन, चलो कोई बात नहीं, होता है। डैमेजेस जब तुम क्लेम करते थे उनमें आप लिखते थे ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस जैसे कि 10,000 की गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जब बाजार से खरीदी 10,500 की मिली, तो ये जो डिफरेंस है 500 रुपए मेरा एक्स्ट्रा हुआ, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस जनरली कवर करती हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट को। किसको कवर करती हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट को। आप हो बी, ए को बोला कि भाई सब गुड सप्लाई कर देना 10,000 की, मेरा आगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है 12,000 रुपए में। अगर आपने सप्लाई ना की तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा खराब हो जाएगा और मेरा इस 2,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब बेटा हाँ जी, क्या ये लायबल है इस 2,000 के लिए? यस सर, स्पेशल डैमेजेस। क्या बी ने अगर कम्युनिकेट ना किया होता ए को इस सेल के बारे में तो क्या वो लायबल होता? नो सर, फिर वो लायबल नहीं था। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को बता रखा था कि भाई साहब कॉटन बिल समय पर भेज देना, मैंने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। क्या एजेंट ने भेज दी समय पर? नो सर, ही ओमिट्स टू सेंड। तो क्या एजेंट प्रॉफिट के लॉस के लिए लायबल है? यस सर। बट क्या वो फर्दर प्रॉफिट के लिए भी लायबल है जो कॉटन बेल्स के प्राइस के बढ़ने पर होगा? नो सर, दीज आर इनडायरेक्ट डैमेजेस। प्राइस ऑफ कॉटन राइजेस, इसके कारण अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है, किस चीज का नुकसान? लॉस ऑफ प्रॉफिट। दिस विल बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट डैमेजेस एंड दे कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द एजेंट। क्योंकि देखो, ना तो एजेंट को ऐसा कुछ पता था, ना ही प्रिंसिपल ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर टू ऑल? आवाज मेरे ला लिया सुनो। नेक्स्ट, एजेंट अकाउंट्स। प्रिंसिपल को एजेंट सबमिट करेगा समय समय पर अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल को सबमिट करेगा एजेंट। ठीक, हाँ जी। हम्म एक्सचेंज रेट सभी को पता होता है सर। एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज रेट तो यार 100% श्योर है। उस दिन तो जिस दिन भी एक्सचेंज रेट आया, एग्जाम्पल के लिए सर, आज की डेट में कोई डॉलर की पेमेंट है सर, इस मार्केट की प्रोग्रामिंग ही ऐसे होती है। आप फॉरेन से गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो ना, उस समय का डॉलर रेट लगता है प्लस कमीशन लगती है। रिसेंटली जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक वॉच ऑर्डर की सर, उस समय मान लीजिए डॉलर का प्राइस 67 था, मैंने वो 67 रुपए अमेजोन पर पे किए यूएस वाली साइट पर, प्लस जो भी उनकी कमीशन वगैरह थी एक्सचेंज रेट की वो पे की, और अकॉर्डिंगली पेमेंट करके मुझे वो वॉच रिसीव हो गई। 2 दिन बाद मैंने दोबारा वही वॉच खरीदी, डॉलर का रेट 70 हो चुका था। अब मैं पेमेंट किसके हिसाब से करूंगा बेटा? 70। क्या इस मार्केट में कुछ नया है? रूटीन में सेटलमेंट ही डॉलर रेट में होती है सर, तो प्रिज्यूम करके चलेंगे आपको सेम डेट को पेमेंट करनी है। इसी कारण से अगर वो पेमेंट लेट कर रहा है तो सर अगर डॉलर में कोई फ्लक्चुएशन हो रही है, पाउंड में कोई फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वो लायबल है, क्योंकि बेटा ये इस मार्केट का रूल होता है बेसिक सा। ना होता है ऐसा तो हम उसे लायबल ना ठहराते। एक्सचेंज मार्केट में आप सोचिए, आप बाहर काम कर रहे हैं, जो आपकी रेमिटेंस होगी, रूटीन पेमेंट्स होंगी, सेम डे होती हैं या 2-2 4-4 महीने बाद सोचोगे? सेम डे। कारण वही है, एक्सचेंज इन सॉरी फ्लक्चुएशन एक्सचेंज जो भी है।
बोला उसको, बट ड्यू टू सम रीजन उसको नहीं पता चला। इसी केस में मेरे को पता नहीं कहाँ पे पड़ा था, रिलेटेड केस था, तो इसमें भी एजेंट लायबल होगा, मतलब उसको बता दिया बट उसको पता नहीं चला। ऐसे पता नहीं चल रहा, ये तो फिर कम्युनिकेशन है। हमने ये डिसाइड करना है, नहीं ये डिसाइड करना है, पता नहीं चला उसके कारण क्या है, कारण नहीं, वो सब कुछ जानकर एक ही बात सामने आएगी। इनका क्वेश्चन है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को बता दिया था किस बारे में, कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, जल्दी भेज दें नहीं तो ये भी नुकसान होएगा। पहली बात, इसकी सर्टेनिटी लाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वेग है ये टर्म थोड़ी वेग है। चलिए मान भी लेते हैं कि अगर है, तो अगर तो प्रिंसिपल ने एजेंट को बताया है सर तो एजेंट लायबल है, नहीं बताया तो वो लायबल नहीं है, सिंपल लॉजिक है इसमें। हाँ जी, रिसीव ना किया हो, लेटर भेजा, पेपर में पहले केस आया था तो आइडिया नहीं आया, या फिर मैंने मॉक टेस्ट कर लिया कहीं और। मैं बताता हूँ बच्चे, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। हम लोग ना जब तैयारी कर लेते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं कि यार मुझे ये भी पता हो, ये भी पता हो, बट बेस्ट इज टू स्टक टू द इंस्टीट्यूट लेवल, इंस्टीट्यूट मटेरियल। कारण क्या है, अगर तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टेक को देखने पर आओगे, इतनी सारी केस स्टडीज तुम्हें कोर्ट में मिल जाएंगी। सर 1872 से चल रहा है, क्या इस पर केस स्टडीज नहीं होंगी? बहुत सारी होंगी। हमारे सिलेबस के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। होता क्या है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, शुरू शुरू में ना जब हम बनाते थे हमें भी शौक रहता था, बहुत सारे ऑथर ना अपनी मर्जी से नई नई तरह के केस बनाने शुरू कर देते हैं, जिनमें से बच्चों को टफ लेवल दिखाने के लिए कि बच्चा प्रोविजन भूलता है, अट्रैक्ट करने के लिए बोल तो दिया जाता है, लेकिन वो केस स्टडीज ना बच्चे रेलेवेंट नहीं होती है। करते रहो, वो तुम्हारा लॉजिक है। आईसीआई ना तो ऐसी चीजें पूछ रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी, ना ही कभी पेपर में देखी गई है। आगे पीछे होगा कुछ, किसी मॉक टेस्ट में दे दिया होगा, वो भी आईसीआई के नहीं कहीं और, सही है, या किसी टेस्ट में दिया होगा। सो बेस्ट इज टू स्टक टू द आईसीआई मटेरियल। ये भी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो, ये 4 एग्जांपल्स, ये बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में दी हुई हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, फैक्ट्स यही रहते हैं। तो भी तो मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट टेक कीजिए, 10 में से 10 लेके काम खत्म करो, 12 में से 12 13 जो भी नंबर आते हैं इसमें से, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एजेंट के अकाउंट्स। कहते हैं एजेंट की ड्यूटी है किसको अकाउंट सबमिट करना, प्रिंसिपल को। कब? ऑन डिमांड। कब करना है? ऑन डिमांड। अब अकाउंट्स का मतलब जर्नल, लेजर, हाँ या ना, बोलो यस और नो। बिल्कुल सही, बुक्स जो भी वो मेंटेन कर रहा है, अकाउंट्स बुक्स ये वो। कहता ना सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उनके सपोर्टिंग भी देने। बोल रहे इतने की परचेज होगी, इतने की सेल होगी, भाई साहब हमें भी दिखा दो, प्रूफ मानेंगे इनके बिल। केस लॉ आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारका, कहता रेंडरिंग अकाउंट डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट सपोर्टेड बाय द वाउचर। वाउचर साथ में अटैच करने हैं, खाली किताबें भेज दी, पढ़ता रहे परचेज। गॉट इट। नेक्स्ट, एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट प्रिंसिपल। 189 याद है? हाँ 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 शाबाश, क्या था? बिल्कुल सही, एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी। उसमें बोला था ना कि इमरजेंसी में तुम डिसीजन तब ले पाओगे अगर तुम प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, यही है वो सेक्शन 214। कहता है एजेंट की ड्यूटी होती है किसको कम्युनिकेट करना, प्रिंसिपल को। कब? तुम किसी पर्सन की गुड्स बेच रहे हो, कि तुम हर थोड़ी देर पर फोन करते रहोगे, हाँ जी ग्राहक है गुड्स बेच, हाँ जी वो रेट ये कह रहा है ये लगा दूं? नहीं, फोन करोगे बेटा, इमरजेंसी के समय क्यों करोगे? ताकि हम उसकी डायरेक्शंस या उसकी इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन कर सकें। क्यों फोन करेंगे? ताकि मुझसे एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ ले सकें। रीड करो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी, जब डिफिकल्टी पड़ेगी तब, टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंस टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल एंड सीक टू ऑब्टेन हिज डायरेक्शन। एक तो कम्युनिकेट करना है बेटा, और उसकी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन करनी है। कारण क्या है, सिर्फ इतना मत लिख देना, कम्युनिकेट भी करना है और उससे डायरेक्शन भी लेनी है। नेक्स्ट आओ जी 215, इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है।
15 और 16 इकट्ठे चलेंगे, ये भी जैसे 11 और 12 इकट्ठे चले थे। क्या देना? राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ऑन अकाउंट, मतलब प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों अपॉइंट किया कि तुम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उसके बिहाफ पर काम करोगे। एजेंट क्या काम कर रहे हैं सर? अपने बिहाफ पर डील कर रहा है इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी बिजनेस में काम बीच में चला रहा है, जैसे कि तुमने उसे गुड्स बेचने के लिए रखा, अपनी गुड्स बीच में ले आया और एजेंसी के काम के प्रिंसिपल वाली गुड्स को अपने लिए प्राइवेटली बेच रहा है। प्रिंसिपल को कुछ और बताया जा रहा है और खुद कुछ और कर रहा है। दैट इज facts has been dishonestly concealed from him. किससे छुपाए गए फैक्ट्स? प्रिंसिपल से। या फिर एजेंट की डीलिंग उसके लिए क्या है? डिसएडवांटेजेस। क्या है? तुमने उसको ए क्लास का प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला है, जो लोग ए को नहीं मानते वो अपनी तरफ से बी क्लास का प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं। तो सर ये किस में कवर होता है? 215 में। स्कोप देखने पर आए सर बड़ा है, लेकिन में ये है। इफ एजेंट डील्स ऑन हिज ऑन अकाउंट, ध्यान देना कब? एजेंसी वाला बिजनेस करते हुए। कब? एजेंसी वाला। ये नहीं है कि तुम्हारा एजेंट है तो वो कोई और काम ही नहीं कर सकता। तुमने प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट किया, क्या वो कोई और प्रॉपर्टीज बेच रहा है? यस, इन द वर्ड, इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। इफ एन एजेंट डील ऑन हिज ऑन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट obtaining the consent of principal and acquainting him, acquainting मतलब inform करना, acquaint means inform करना, acquaint him with all material circumstances। जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं। तुमने बोला हाँ जी हम आपकी गुड्स को यहाँ बेच दें, नहीं बताई कितना प्रॉफिट है कि नहीं है, आपको उसे सभी मटेरियल सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे which may have come to the knowledge of the subject। इसमें एक और एग्जांपल आ जाती है। प्रिंसिपल की जमीन थी, तुमने बोला कि सर मैं खरीद लूं, क्या तुम अपने बिहाफ पर एक्ट कर रहे हो? जल्दी बोलो। यस। क्या तुमने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया? यस। कि तुम अपने लिए खरीद रहे हो, बताया ना? क्या ये सेल वैलिड है? यस, परफेक्टली वैलिड। लेकिन उसके अंदर ना एक खान थी। क्या थी? खान। खान मतलब माइंस वगैरह, हाँ या ना? गोल्ड माइन वगैरह कुछ थी, कोल माइन। वो माइन जो वहां पर पड़ी थी ना, एजेंट को उसके बारे में पता है लेकिन प्रिंसिपल को उसके बारे में नहीं पता। तुमने भी वो बात छुपा ली। अब बोलो बेटा, दोबारा से इस बात को डिस्कस करते हैं। क्या वो अपने अकाउंट पर डील कर रहा है? क्या प्रॉपर्टी को अपने लिए खरीद रहा है? यस। क्या उसने प्रिंसिपल को बताया? नहीं, प्रिंसिपल को तो बताया कि वो अपने लिए खरीद रहा है, लेकिन सभी मटेरियल सर्कमस्टांसेस नहीं बताए। क्लियर? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नो सर। कहता एजेंट अपने अकाउंट पर डील करता है, प्रिंसिपल की कंसेंट नहीं लेता और उसे मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं बताता जो उसे पता लगे। द प्रिंसिपल में रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये? वॉइडेबल। वॉइडेबल किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। वो किस सेक्शन का सहारा लेकर? 215। कब कर सकता है? ये दोनों चीजें तुम कर चुके हो। कब कब बोल दो। हाँ हाँ बोलो बेटा। इफ द facts have been dishonestly concealed, if any material fact has been dishonestly concealed। और दूसरा क्या है? dealings are disadvantageous। एक ही बार में ये बोल पाओगे? कॉमनली ये सेक्शन आता है पेपर में, जल्दी से। if an agent deals in the business of agency without consent of principal and acquainted with all material of which he is aware of, में repudiate the transaction if fact has been dishonestly concealed from him or dealings of agents has been disadvantage to him। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला एक एस्टेट है, एजेंट ने क्या किया? buys for himself in the name of third party।
क्या प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन को रेपुटेट कर सकता है? यस, इफ यू कैन शो एजेंट ने मटेरियल फैक्ट हाइड किए हैं या फिर उसकी डीलिंग क्या है हमारे लिए डिसएडवांटेज। ज्यादा फीलिंग मत लेना, जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं हम, तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चा कहता है यार शायद कोई लूप होल दे रखा हो, नहीं, ये इतनी लाइन ने मुझे क्लियर कर दिया, बाइज फॉर हिम्स इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी, तो ये बात प्रूव हो चुकी है। थर्ड पार्टी को कंसीडर ही नहीं करूंगा, मैं क्या मान के चलूंगा किसके लिए खरीदा, खुद के लिए। ठीक है जी, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बच्चा कहता है चलो कहीं थर्ड पार्टी आ गया मैं कुछ और लूप होल ढूंढ लूं ना, बात प्रूव हो चुकी है कि उसने किसके लिए खरीदा, अपने लिए, बीच में किसको इन्वॉल्व कर लिया, थर्ड पार्टी को। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला अपनी एस्टेट बेच दे, एजेंट को उस पर एक माइन मिल गई और उसने खुद के लिए खरीद ली प्रिंसिपल को बताकर, कर चुके हैं एग्जांपल डिस्कस। यस, प्रिंसिपल को जैसे ही पता लगेगा कि उस पर माइन है, हाँ जी, क्या कर सकता है वो, रेपुडेट, ही में रेपुडेट, क्योंकि एजेंट ने उसे माइन वाला फैक्ट नहीं बताया। अब सर इस दौरान अगर उसने कोई प्रॉफिट कमा लिया, एग्जांपल के लिए ऊपर वाला केस, क्या बोला एजेंट को, एस्टेट को बेच दो, थर्ड पार्टी के नाम पर बिकवाकर खुद के लिए खरीद ली, और इस दौरान उसने कोई प्रॉफिट भी कमा लिया। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट रीस्टोर, रीस्टोर। इफ एन एजेंट विदाउट knowledge of his principal deals in the business of agency on his own account on instead of on account of principal, बहुत आसान था, बोल दो, agent deal on his own account instead of dealing on principal's account, then principal can claim any benefit जो उसे उस ट्रांजेक्शन से हुआ, आसान था। then the principal can claim, जल्दी बोलो, any benefit which the agent has obtained from such transaction। प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को घोड़ा खरीदने के लिए और उसने खुद के लिए खरीद लिया, और क्या बोला कि घोड़ा तो हम खरीद नहीं पाए, किसी और ने खरीद लिया। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, अब जरा ध्यान देना, सॉरी सॉरी घोड़ा नहीं है, चलो घोड़ा मान लो, घर मान, उसने यहां पर क्या बोला, कंपेल किस चीज के लिए कर सकते हैं, दो आउटकम है, ध्यान देना, या तो प्रिंसिपल एजेंट को कंपेल कर सकता है कि आपको ये घर मुझे बेचना पड़ेगा, कंपेल कर सकता है, या फिर उसी जो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट प्रिंसिपल को रिस्टोर कर दिया जाए। गॉट इट, पहली ऑप्शन सेल हाउस टू प्रिंसिपल, दूसरी ऑप्शन रीस्टोर प्रॉफिट, रिस्टोर द प्रॉफिट। 15 और 16 बहुत कॉमनली पाए जाएंगे, आपको याद होगा केस का नाम मिस्टर सिंह मिस्टर आहूजा, मिस्टर सिंह और मिस्टर आहूजा। मैं बता देता हूँ केस में होता क्या है, एजेंट को बोला गया कि भाई साहब एक फ्लैट वगैरह खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, एजेंट ने पहले अपने नाम पर खरीदा उसे 40 लाख में, थर्ड पार्टी ने 45 लाख में, प्रिंसिपल को चिपकाया गया 50 लाख, कितना प्रॉफिट कमा लिया, 10। ये रिस्टोर करना पड़ेगा किसको, एजेंट को, किसको रिस्टोर करेगा, प्रिंसिपल। क्लियर टू ऑल, ये केस आमतौर पर पाया जाता है कहां पर बेटा, एग्जाम में, याद रखेंगे कौन सा सेक्शन है, 215, और वो चाहे तो इस ट्रांजेक्शन को रेपुडिएट भी कर सकता है, ये बहुत इजी है। एजेंट राइट ऑफ रिटेनर, रिटेनर पैसा रख लेना, रिटेनर मतलब पैसा रख लेना, कौन पैसा रख सकता है, कौन सा, एजेंट डील कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो डील करते करते सर उसके पास प्रिंसिपल का पैसा आ रहा है, हाँ के ना, अब एजेंट यार कुछ खर्चे तो कर रहा है, कौन से खर्चे कर रहा है जरा सोचना शुरू करो, एजेंट क्रेडिट परचेज वगैरह करता है, हाँ के ना, यस, एडवांस वगैरह दे रखे होते हैं, हाँ के ना, बोलो बेटा। एजेंट की जेब से खर्चों की बात करते हैं, एजेंट की जेब से क्या चला गया, पहले एडवांस, दूसरा एजेंट ने बिजनेस चलाने के लिए क्या किए, कुछ एक्सपेंसेस, तीसरा एजेंट की कमीशन भी ड्यू है। तो इन तीनों कामों के लिए जो भी प्रिंसिपल का पैसा उसके पास आता है, उस पैसे को इन तीनों चीजों के लिए वो रिटेन भी कर सकता है, आसान है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एजेंट में रिटेन आउट ऑफ एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन एजेंसी बिजनेस
फॉर एडवांसेस, एक्सपेंसेस और रेम्युनरेशन। डन। आओ नेक्स्ट, एजेंट ड्यूटी टू पे, एजेंट ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सच डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? 217 वाली। एजेंट इज बाउंड टू पे द सम रिसीव्ड टू द प्रिंसिपल। एजेंट राइट टू रेम्युनरेशन 219। एक 220 हाँ के ना? 220 कौन सा था? रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी। 220 क्या था? रेम्युनरेशन किसके लिए? मिसकंडक्ट मिलेगी। 20 ने बोला नहीं मिलेगी। 19 ने कौन सी रेम्युनरेशन बोली? रेम्युनरेशन मिलेगी सर जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुई है, नहीं तो यहां से ऑब्जेक्टिव आता है सर, ध्यान देना। फॉर यूजुअल रेम्युनरेशन विच इज कस्टमरी इन द बिजनेस। वो पूछते हैं उन दोनों में रेम्युनरेशन डिसाइडेड है तो कौन सी मिलेगी? आवाज कौन सी मिलेगी? डिसाइडेड है। कहता कुछ भी डिसाइडेड है। नाउ व्हाट दे विल गेट? यूजुअल रेम्युनरेशन, नो रेम्युनरेशन, पास्ट रेम्युनरेशन। जो कहां पर प्रिवेल करती है? कस्टम्स में। गॉट इट? ये एक सिर्फ अकेला सेक्शन है जो स्पेशली कस्टम वाली रेम्युनरेशन दे रहा है, बिल्कुल अलग है। ऐसा कोई टॉपिक हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है। In the absence of contract, obviously, and such remuneration become due. ड्यू कब होती है? अबे जो काम कंप्लीट करेगा। आज प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट किया, कह रहा हाँ जी ग्राहक देख रहा हूं, मेरी कमीशन दे दो पहले। पॉसिबल है? नो। कब देनी है? जब काम कंप्लीट हुआ। 20 कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ के ना? नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन फॉर मिसकंडक्ट, बिजनेस व्हिच ही हैज मिसकंडक्टेड। केस स्टडीज बहुत आसान आसान। Principal employs agent to recover 1 lakh from a debtor. Lend it further on a good security. Agent recover 1 lakh and lends 90,000 on good security, 10,000 on bad security, जिसके कारण प्रिंसिपल को 2,000 का लॉस भी हुआ। आगे बेटा तुम बताओगे। पहले तो 1 लाख जो रिकवर करने के लिए कहा, उसकी कमीशन मिलेगी हाँ के ना? कमीशन मिलेगी, जल्दी बोलो। 90,000 जो गुड सिक्योरिटी पे लेंड कर दिए, क्या इसकी कमीशन मिलेगी? यस। 10,000 जो बैड सिक्योरिटी पे लेंड किया, इसकी कमीशन मिलेगी? नो। 2,000 का लॉस भी कौन बियर करेगा? एजेंट। ठीक है जी, रीड कर लेते। एजेंट को सर 1 लाख की कमीशन मिलेगी, 90,000 की भी मिलेगी, 10,000 की कोई कमीशन नहीं मिलेगी, लॉस भी बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ने बोला 1 लाख रिकवर कर लो, बट अमाउंट बिकम इररिकवरेबल ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ एजेंट। बोला अमाउंट रिकवर कर लो, घर पे जाके पंजाबी में शुरू हो गया, कह रहा पैसे दे दो। समझ पा रहे हो? तो सर आपकी वो जो कुछ हरकतें हुई उसके कारण कोई और केस वेस पड़ गया और अमाउंट क्या बन गई? इररिकवरेबल। किसकी गलती के कारण बेटा? रेम्युनरेशन मिलेगी। प्रिंसिपल कह रहा है चल तू निकल, कह रहा है सर कमीशन तो दे दो जाते। नहीं, लॉस बियर करना पड़ेगा। यस। एजेंट लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान है, पर्टिकुलर लियन के जैसे ही है जो तुमने कहां से किया था? सेक्शन 170, 170, फिर 171, दोनों जोड़े में है यार। 70 71 जोड़े में, 80 81 जोड़े में। 80 में क्या था? तुम केस फाइल कर सकते हो एज इफ यू वर द ऑनर। बेली केस फाइल कर सकता है एज इफ ही वाज द ऑनर। क्लियर है? हाँ या ना? गिर अच्छा, बस कोई बात नहीं, होता है। तो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पर भी एजेंट लियन मार्क कर सकता है। कौन सा लियन होगा बेटा? ये जनरल लियन के पर्टिकुलर लियन? डिपेंड, उसने लिख रखा है डिपेंड नेचर ऑफ एजेंट। जो फैक्टर होता है, मैंने तुम्हें बताया था अभी, फैक्टर होता है जो अपने नाम पर ही काम कर रहा है, अपने नाम पर ही ऑर्डर इंश्योरेंस तक अपने नाम पर करवा के बैठा है। क्लियर है? एग्जांपल में, फॉरेन में तुमने चाइना में काम शुरू किया, वहां पर मिस्टर योंगशी को कर दिया, ठीक? जो मिस्टर योंगशी है वो फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। गॉट इट? आवाज मेरे लाल। अब बेटा उनके पास कौन सा लियन रहता है? जनरल लियन। लेकिन एक नॉर्मल एजेंट के पास कौन सा रहेगा? पर्टिकुलर लियन। एजेंट कहता एंटाइटल्ड है, यस, गुड्स भी, कोई अदर प्रॉपर्टी भी,
चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है। मूवेबल है तो प्रॉपर्टी को गोद में लेकर बैठा है, इमूवेबल है तो भाई चिपक कर बैठा है कि भाई साहब मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगा। अनटिल अमाउंट ड्यू टू हिम हैज बीन पेड टू हिम, जब तक उसका पैसा, कौन सा पैसा बेटा, कमीशन, और जो उसने अपनी जेब से खर्चे किए, डिसबर्समेंट्स और सर्विसेज, जो भी उसने अपनी जेब से दिया। कंडीशन टू एक्सरसाइज लियन, क्या कंडीशन है सर? एजेंट सर पैसा तो रिसीव कर सकता है लेकिन उस प्रॉपर्टी पर मार्क करेगा जो उसे कब रिसीव हुई थी, एजेंसी के दौरान। ये नहीं है प्रिंसिपल घर पे नहीं है, तुम गए प्रॉपर्टी उठाकर ले आए ना, प्रॉपर्टी तुम्हारे पोजीशन में लॉफुली आनी चाहिए। एजेंट इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑन मनी, लॉफुल पैसों के लिए लियन मार्क करोगे, दूसरा उस प्रॉपर्टी पर करोगे जो एजेंसी के दौरान तुम्हारे पोजीशन में आई। कब लॉस्ट हो जाएगा लियन? बहुत आसान है, बोलो। एजेंट ने मना कर दिया, पोजीशन वापस दे दिया, ऐसा कोई भी काम हुआ तो व्हेन द पोजीशन इज लॉस्ट, व्हेन एजेंट वेव्स और कि मैं लियन मार्क नहीं करूंगा। गॉट इट? अब इसके बाद है इंडेमनिटी। 222, 23, 24, 25 किस चीज के बारे में? इंडेमनिटी। वैसे इंडेमनिटी के कौन से सेक्शन थे? 124 और 125। यहां पर 222, 23, 24, 25 चार सेक्शन। एजेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा जो भी वो लॉफुल काम करेगा तुम्हारे लिए। कौन बोल रही है सेक्शन? 2 2 2 क्लियर? मजदूरी के मजदूरी खत्म तुम्हारी? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, बराबर मिलेगा। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू, बहुत आसान है बच्चे। इसमें क्या कह रहा है सेक्शन में, शॉर्ट में सुन लो कि अगर तुम प्रिंसिपल के कहने पर कोई काम कर देते हो और कोई नुकसान होता है, सर एजेंट को कौन लायबल है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फोन आया, हाँ वो गुड्स पड़ी है, कह रहा है हाँ जी, कह रहा है कोई आएगा तो बेच देना। बंदा आया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गुड्स को डिलीवर करने का समय आया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, या फिर उसने वहां से गुड्स भेजनी थी, भेज ही नहीं रहा, कह रहा ना मैं नहीं भेज रहा, तो कहने पर कॉन्ट्रैक्ट किया। अब थर्ड पार्टी तुम्हें स्यू करेगी, यस सर, हमें डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी, यस सर, हम किससे रिकवर करेंगे? अगला केस, तुमसे, तुम्हें बोल दिया कि यार वो बंदा है उसके पास वो गुड्स पड़ी है, कह रहा हाँ जी पड़ी है, कह रहा जाके परचेज कर ले, तुमने परचेज कर ली, अब गुड्स की डिलीवरी लेने का समय हाँ ही नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी ने फिर से केस फाइल कर दिया। किसकी गलती? प्रिंसिपल। तुमने काम किसके कहने पर किया? प्रिंसिपल। हु विल इंडेमनीफाई यू? प्रिंसिपल। क्लियर? Principal is bound to indemnify against all consequences of lawful act done in exercise of the authority given to him. Agent indemnity extend to all losses and expenses in conduct of business. एजेंट ने पहले गुड्स क्या कर दी बेटे? किससे इंस्ट्रक्शन मिली थी? प्रिंसिपल से, बट प्रिंसिपल ने गुड्स ही नहीं भेजी, बेइज्जती होगी? हाँ जी। एजेंट ने डिफेंड किया सूट को, compelled to pay the DCI E DCS याद है? हाँ, डैमेजेस पे करनी पड़ी, कॉस्ट पे करनी पड़ी और खर्चे पे करनी पड़ी। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द सम्स। एजेंट ने अब क्या किया बेटा? परचेज, किसकी इंस्ट्रक्शन पर? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने रिसीव करने से मना कर दिया, फिर एजेंट को कंपेल किया गया सभी चीजों के लिए। प्रिंसिपल इज लायबल। लास्ट, एजेंट क्या है? एक स्टॉक ब्रोकर, contracted to sell certain share but had to incur liability as principal refused to complete the sale. उधर से बोला शेयर बेच दे, बेचने के समय क्या कर दिया? मना कर दिया। अब इंडेमनीफाई करेगा और क्या फीलिंग क्यों ले रहे हो? कौन सा सेक्शन है? 22, 223। अरे करते रहो बेटा, ऐसे थोड़ा होता है। क्या चल रहा है? गुड फेथ। एजेंट ने ना तुम्हारे कहने पर गुड फेथ में कि जो प्रिंसिपल बोल रहा है बिल्कुल सही है, काम कर दिया, लेकिन तुमने जो काम किया ना उसके कारण थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, थर्ड पार्टी को नुकसान। एग्जांपल बड़ी मस्त है इसकी।
कोर्ट ने ऑर्डर दिया, भाई साहब गुड्स उठा लो। मिस्टर एक्स ने दलील फाइल की थी, कोई केस फाइल किया, ये जीत गए। कोर्ट ने बोला चल भाई तू वाई की गुड्स उठा ले। किसकी गुड्स उठा ले? वाई की। कह रहा है हेल्प की जरूरत हो तो भाई साहब अपने साथ पुलिस को ले जाना। कह रहा ठीक है जी। सोच रहे हो मिस्टर एक्स खुशी में जा रहे हैं, डिक्री है, डिक्री समझते हैं ना, कोर्ट का ऑर्डर इसकी फेवर में, एक्स की ऑब्वियसली, तो अपनी फेवर का ऑर्डर साथ में पुलिस वालों को, ये चलें जरा गुड्स रिकवर करने। कह रहा चलो जी। गया, कह रहा हाँ जी किसकी गुड्स? कह रहा ये बैठा है, इसकी कुंदक थी एम से। किसकी कुंदक थी? एम से। कह रहा उठा लो इसकी गुड्स। और पुलिस वाला कह रहा चल बैठ। मैं कोई मैं नहीं, इसकी गुड्स उठाई और ले आए। एक्स हाँ कि ना? किसके ऊपर था? रगड़ा कौन गया? एम। बेटा एम को आज करवा दिया, लेकिन कल को वो भी पहुंचा कोर्ट में। कह रहा वैसे भी क्या मजाक हो रहा है, ये बंदे मेरे को बोल रहे चुप हो जा। उसने होते हैं यस किया, जीत भी गए। क्या पता भाई, हमें तो आदत है चुप करवाने की, कोई भी बोल रहा बोलता रहे। इसने बोला कि ये कौन है? भाई हमने गुड्स उठवा। कोर्ट बोली बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अब बेटा ये था तुम्हारा प्रिंसिपल, ये क्या थी? एजेंट। तुम्हारे कहने पर इसको गुड्स उठवाने में हेल्प की, हाँ कि ना? एजेंट डन सम एक्ट इन गुड फेथ, रिजल्ट इन इंजरी टू थर्ड पर्सन। क्लियर? कौन इंडेमनीफाई करेगा? प्रिंसिपल। ये इसको कंपनसेशन देगा, इसको कंपनसेशन देंगे। हाँ जी। डिक्री पढ़ी सर, मान लीजिए गुड्स पे गोदाम में वो कोई दिक्कत थी, चाबी वाबी किसी भी गोदाम की, कह रहे यही रिकवर करनी है। गुड फेथ में काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का परिचय दिया होगा। आप काला कोड जरा उतार कर बात कीजिए यार, तो तुम डिसाइड करने लग जाते हो, बेसिक सा केस होता है, कहां बना देते हो। कल को तुम कहोगे इसके जो 2 चांटे लगे उसका क्या रोल है, ये मिस्टर एक्स के लगाएगा, ये ऐसा थोड़ी होता है यार। सेम कंपनसेशन लेंगे। जज साहब इसने चांटा लगाया था, मैं भी जाऊं? 1 मिनट, जाऊं जाऊं? अरे किया होगा, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग गुड फेथ में काम किया, लॉफुली चेक किया होगा यार, ऑब्वियस है। फिर भी कुछ ना कुछ होगा। एक ही नाम के इंडिया में कितने होते हैं यार, मानते हो? इतने तो कॉमन नाम है यार, सोचने शुरू कर लो जरा। आओ, वेयर एजेंट एक्ट इन गुड फेथ ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज लायबल टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट एक्ट विच कॉजेज इंजरी टू थर्ड। अब ध्यान देना, तुम्हें कंपनसेशन तब मिलेगी गुड फेथ में अगर वो काम लॉ के अगेंस्ट नहीं है। एक बच्चा गिर गया बेटा, ठीक है, सुधरे हुए टीचर मिल रहे हैं तुम्हें, कारण एक ही है, कैमरा। बच्चे अपनी दिहाड़ी के मिनट गिनते हुए। अच्छा जी, नहीं है, आओ। हाँ हो जाओ, तैयार हो जाओ ना, आयो तो जाके जाओ। 222 में क्या पढ़ा? 222 में क्या पढ़ा? इंडेमनिटी। तो इसमें क्या पढ़ा? इंडेमनिटी व्हेन एक्ट डन इन गुड फेथ बट causes injury to third person। 224 इलीगल एक्ट, 224 इलीगल एक्ट। S1 S2 S3 कोई बात S हुई, ठीक, S1 और S2 की। S2 कहता मेरे बिहाफ पे S1 लड़ेगा कह रहा तू लड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। वो पीछे ही खड़ा रह गया S3 ने अच्छा धोया, कह रहा भी आजा बेटा, क्या दिक्कत है।
अब सर क्या कल को S1 S2 से इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है? उसने बोला था कि तेरी जो भी डेंटिंग पेंटिंग होएगी मैं करवा के दूंगा। इलीगल। क्या है ये? इलीगल। 124 में ही पढ़ ली थी एग्जाम्पल, याद हो अगर। अगर तुम इलीगल कामों के लिए प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता चला रहे हो बेटा, तब एजेंसी इंडेमनिटी नहीं मिलेगी। एजेंसी है नहीं है यहाँ पे, वो मुद्दा नहीं है। सही है तुम्हारी बात, एजेंसी भी वैलिड नहीं है, लेकिन तुम्हें इंडेमनिटी नहीं मिलेगी। 225 225 यहाँ रिवर्स इंडेमनिटी। रिवर्स इंडेमनिटी मतलब प्रिंसिपल की गलती के कारण नुकसान हो रहा है। पहले किसकी? यहां पे हरकतें प्रिंसिपल की ही थी, यहां पर थर्ड पार्टी, यहां पर इलीगल। अब भाई साहब गलती कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस। सेक्शन एजेंट की नेग्लिजेंस का कौन सा था? जल्दी बोलो कौन सा था? 212 याद था? और 12 स्किल एंड डिलीजेंस। अब ये इसका रिवर्स कह रहा है, प्रिंसिपल को कोई काम करने को कहा गया एजेंट के लिए, प्रिंसिपल ने वो काम इस तरह से किया, एजेंट को इंजरी होगी। वो जब बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उनके बाहर देखा, वो ढांचे वांचे बने होते हैं, हाँ कि ना? तुमने मजदूर को बुलाया, कह रहा भाई साहब ऊपर चढ़ जाओ और ये काम करना शुरू कर दो। कह रहा सर वो बांध तो दीजिए ढांचा। कह रहा मुझे आता है तो मत ले, मैं बांध रहा हूं। तुमने वो ढांचा बांध दिया, स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। तुमने वो ढांचा बांधा, इतना ऐसे ही वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा भाई साहब, सब ढेर हो गया, फ्लैट। किसकी गलती के कारण? क्लियर है? क्या बचा अब? इनकी रीडिंग का काम वो कल कर लेंगे जैसा कि बच्चों ने डिमांड किया। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।